तो चलिए बच्चों, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पहला वीडियो हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। दूसरा ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कई बच्चों ने हमसे पूछा, सर ईव मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है इवनिंग या डे। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि यहां पर इवनिंग से मतलब रिलेशन ये है कि जब अंग्रेज छोड़कर गए तो छोड़ने के बाद तुरंत क्या हालत थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और बहुत सारे सेक्टर्स की। तो यहां ईव मतलब यही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था, इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि दो मोटिव हम पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स की मोटिव जो थी वो इंडिया को डेवलप करना नहीं था, सिर्फ इंडिया को यूज करना था, उनके रॉ मटेरियल को यूज करना था और उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर अपने आप को और अपनी कंट्री को डेवलप करना था। इस वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिश रूल के समय वो डेवलप नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एज लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बेस इंडिया नहीं डेवलप कर पाई अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर। बिकॉज मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर एज फॉलोज। क्योंकि उनकी मोटिव थी, कुछ मोटिव था, कुछ उनका उद्देश्य था। वो क्या था? पहला, to reduce India to the status of mere exporter of important raw material for the upcoming modern industry in the Britain। वो केवल इंडिया को रॉ मटेरियल के रूप में ही यूज करना चाहती थी। यानी वो ये नहीं चाहती थी कि इंडिया में प्रोडक्शन किया जाए, वो ये चाहती थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल यूज किया जाए, रॉ मटेरियल लिया जाए, उस रॉ मटेरियल को वो अपने होम कंट्री तक पहुंचाने के बाद वहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं। ये उनका एम था। क्योंकि जो भी वो मॉडर्न अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री, वो जो इंडस्ट्री लगा रहे थे, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अब वो इंडिया से उन्हें आराम से मिल जा रहा था, तो वो केवल इंडिया को यूज कर रहे थे रॉ मटेरियल के लिए। लेकिन वो डेवलप क्या कर रहे थे? वो प्रोडक्शन कर रहे थे अपनी होम कंट्री में, जो कि ब्रिटेन थी। नेक्स्ट उनका मोटिव क्या था? टू टर्न इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट of those industries so that their continued expansion could be ensured। यानी could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain। वो यही चाहते थे, सेम चीज जो अभी मैंने समझाई, कि वो इंडिया को केवल यूज करना चाहते थे। वो इंडिया का रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर, और वो चाहते थे कि उनकी कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। वो इंडिया को डेवलप नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी होम कंट्री को डेवलप करना चाहते थे। इसलिए वो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था उसे यूज करते थे, उसे उठाते थे, उसे अपनी होम कंट्री में भेजते थे, और वहां पर प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होता था वो उसे कई जगह पर कई कंट्रियों में वो बेचकर और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो ये उनका एम था। अब हम आप डिस्कस करेंगे कि कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री में दो तरीके के। पहले हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं होती थी। मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब जो आज के समय में स्टील इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, इन्हें कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारी मशीनें लगाकर यूज करते हैं। पहले हम लोग ज्यादातर काम हाथ से करते थे, हैंडीक्राफ्ट कहते हैं जिसको, हाथ से करते थे। तो ब्रिटिशर्स की वजह से, उनके कॉलोनियल रूल की वजह से हमारे दो इंडस्ट्रियां इफेक्ट हुई हैं।
यानी दोनों इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई ठीक से। पहला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और दूसरा मॉडर्न इंडस्ट्री। इसे वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई, उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पाई, क्या रीजन थे उसके, वन बाय वन करके पढ़ेंगे इसे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। कोई अगर डाउट रहा करे तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चों आ गए हैं हम पहली इंडस्ट्री को लेकर, जो कि है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब इसमें क्या है, आप जानते थे कि पहले जो हैंडीक्राफ्ट का रेपुटेशन था हमारी कंट्री में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे अंग्रेज आए इसका रेपुटेशन दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। यानी हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे ज्यादातर हाथ से बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट इसीलिए कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि ये चीज खत्म कर दी जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मशीनों से बनाया जाए। इसीलिए वो अपनी होम कंट्री यानी ब्रिटेन में वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाना। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वैल्यू गिरती चली गई। देखिए लिखा है द रेपुटेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज एक्सीलेंट। बहुत अच्छा था रेपुटेशन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के आने से पहले। बट ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिके, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत सहयोग किया हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने में, उनको गिराने में। अब उसके क्या क्या रीजन थे वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है किसी से कुछ और किसी से कुछ और। यानी इंडस्ट्री जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो खुद कम मतलब टैरिफ देते। टैरिफ मतलब एक तरह से ज्यादा टैक्सेस चार्ज करना, वो सारी चीजें टैरिफ में आ जाती हैं। तो देखिए आपको देखने से लगेगा कि ब्रिटिशर्स बहुत पार्शियलिटी करते थे। पहला पॉइंट जिसमें वो ये कहते थे द ब्रिटिश फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर जब आए तो उन्हें यह समझ में आ गया कि इंडिया सबसे अच्छा रॉ मटेरियल का सोर्स है, यानी इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिल सकता है। एज वेल एज बेस्ट मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और एक बहुत अच्छा मार्केट है। यानी इंडिया से रॉ मटेरियल हम लेंगे, यानी ब्रिटिशर्स लेंगे, ब्रिटिशर्स लेने के बाद उस रॉ मटेरियल का वो इस्तेमाल करेंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसी प्रोडक्ट को लेकर हमारे ही मार्केट में और दूसरी कंट्रीज में भी बेचेंगे। तो इनको ये दो बातें समझ में आई कि इंडिया सबसे अच्छा रॉ मटेरियल का सोर्स है और दूसरा यहां पर हम अपने इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी ऐसे टैक्सेस को एकदम फ्री कर दिया जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, रॉ मटेरियल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, जो भी हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे इनकी कंट्री में, उसको एकदम से फ्री कर दिया। यानी उसके लिए ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री कर दिया। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और ब्रिटिशर्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनाकर उस प्रोडक्ट को तैयार करके और उसे हमारी कंट्री में जो भेजते थे वो भी एकदम फ्री कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स को किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन but at the same time heavy duty placed on the export of Indian handicraft product। वहीं पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी यानी बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था अगर वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो। यानी कहने का मतलब कि इंडियंस अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे तो ब्रिटिशर्स बहुत टैक्स लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे तो वो टैक्स फ्री हो जाता था।
विच रिड्यूस देयर कंपिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट में ज्यादा टैक्स लगता था तो इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में बेच नहीं पाते थे तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू खत्म होती चली गई और एक टाइम आया जिससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा पार्शियल थे। सेकंड पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। आप जानते हो कि पहले राजा महाराजा नवाब्स ये लोग देश को चला रहे थे, ये लोग रूल कर रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, सपोर्ट करते थे। कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए प्रिंसली कोर्ट खत्म हो गया, अंग्रेज रूल करने लगे, अंग्रेज अपने हिसाब से देश को चलाने लगे। इसकी वजह से जो रेपुटेशन था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, वो डिक्लाइन होता चला गया। बिफोर ब्रिटिश रूल नवाब्स, राजाज एंड प्रिंसेस वाज रूलिंग द कंट्री एंड दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज हैंडीक्राफ्ट, ड्यू टू विच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गेन्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। यानी कि पहले के राजा महाराजा नवाब्स प्रिंसेस ये चलाते थे, देश को रूल करते थे और इनकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो बढ़िया चल रहा था, उसे इंटरनेशनल रेपुटेशन मिल गया था। नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसे जानने लगे थे कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। लेकिन बट एज द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड, जैसे ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये प्रिंसली कोड खत्म हो गया, राजाओं का पावर धीरे धीरे खत्म होता गया। इसलिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की भी वैल्यू खत्म होती चली गई। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल आपका हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है, इसकी वैल्यू एक और रीजन था कम होने की, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंपटीशन मशीन मेड प्रोडक्ट से होने लगा। आप खुद सोचिए, किसी भी चीज को हाथ से अगर बुनाई करिए आप, हाथ से बुनी हुई चीज आज के समय में भी महंगी होती है, टाइम टेकिंग होती है। वहीं पर मशीनों से बनी हुई चीज जल्दी बन जाती है प्लस सस्ती होती है। तो आपका जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था ये हाथ से बनाया जाता था, इसलिए इसका कॉस्ट जो था वो बहुत ज्यादा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मशीन मेड प्रोडक्ट होने लगे, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाया, प्रोडक्ट मशीनों से बनने लगा, तो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम होने लगी, क्वालिटी भी अच्छी थी। इस वजह से लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को छोड़ दिए और मशीन मेड प्रोडक्ट को अपनाते चले गए। थर्ड पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जैसे ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे लोग जो इंडिया के भी थे उन्होंने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया। आज के समय में आप खुद देखिए, हम जितनी चीजें पहनते हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं था। धोती कुर्ता ये हमारा कल्चर था। आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते हैं, वेस्टर्न खाना ज्यादा खाते हैं। तो उसमें भी न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब है कि जैसे ब्रिटिशर्स आए, लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे, और इस तरह से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो कम होती चली गई और लोग ये मशीन मेड प्रोडक्ट या ब्रिटिश प्रोडक्ट ज्यादा लोग यूज करते चले गए। इसलिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वैल्यू कम होती चली गई। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू रेलवे इन इंडिया। ब्रिटिशर्स, आप सब लोग जानते हो, ब्रिटिशर्स आए और तभी रेलवे भी आया। ब्रिटिश रेलवे को लाने वाले ब्रिटिशर्स ही हैं। तो आप जानते हो कि मशीन मेड प्रोडक्ट अगर एक दिन में 100 साड़ियां हाथ से बुनी जा सकती हैं, तो कम से कम 1 लाख प्रोडक्ट, 1 लाख साड़ियां मशीन से बुनी जा सकती हैं। तो जैसे रेलवे आया, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ज्यादा प्रोडक्शन करके और पूरे मार्केट में वो छा गए थे। पूरे मार्केट में उन्हीं का प्रोडक्ट चलता था, इसलिए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लोग कम लेते थे क्योंकि उसमें टाइम भी लगता था, उसका कॉस्ट भी ज्यादा था।
तो धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वैल्यू कम होती चली गई ब्रिटिशर्स के आने से। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, देख रहा हूं ना। तो चलिए बच्चों, अगली इंडस्ट्री है हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री। आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पढ़ा, अब है मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर ज्यादातर चीजें, ज्यादातर प्रोडक्शन आप मशीनों से करते हो, उसे मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। अब मॉडर्न इंडस्ट्री का भी हाल बहुत खस्ता था, बहुत बुरा था ब्रिटिश राज के समय पे। तो चलिए देखिए क्या था, लिखा है अंडर ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ स्लो ग्रोथ, यानी मॉडर्न इंडस्ट्री का हाल उतना अच्छा नहीं था, हल्का हल्का, यानी जैसे ना के बराबर ग्रोथ हो रही थी। इट वॉज ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी जब 19th सेंचुरी आपकी स्टार्ट हुई, उसके सेकेंड हाफ में, यानी कह सकते हैं सेकेंड इनिंग में थोड़ा थोड़ा मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ होने लगी। जब ब्रिटिशर्स चले गए धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्री, लेकिन वो भी बहुत कम, बहुत थोड़ा ग्रोथ होने लगा। अब इससे आप अगर पता करो कि क्यों मॉडर्न इंडस्ट्री आपकी इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही थी, तो उसके 3 रीजन हैं। पहला है सम इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, ये 1907 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, वर इस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यानी जो प्राइवेट लोग थे उनसे, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट किया था इंडस्ट्री का बहुत कम किया था। 2-4 गिन के, मतलब उंगलियों पे आप गिन सकते हो, इतनी कम इंडस्ट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है, 2-4 इंडस्ट्री पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा सा मॉडर्न इंडस्ट्री का हाल खस्ता था। दूसरा है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। स्टेट यानी आप एक तरह से कह सकते हो गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था। यानी अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा कहां इन्वॉल्व होती थी, रेलवेज में या कम्युनिकेशन में। मेन चीज ये ब्रिटिशर्स जो थे ये ज्यादातर इस पे फोकस करते थे, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल अपनी कंट्री से यानी इंडिया से उठाकर अपनी होम कंट्री पे पहुंचाना था, तो बहुत ज्यादा ध्यान रेलवे और कम्युनिकेशन पे देते थे, इसलिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपका मॉडर्न इंडस्ट्री का नहीं हो पाया। तीसरा है देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द नेम, यानी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था, यानी ऐसी इंडस्ट्री थी ही नहीं जो मशीनें बनाती हों। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो गई, यानी बहुत ज्यादा। भाई आप देखिए, पहला प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, गिनी चुनी 2-4 इंडस्ट्रियां हैं। सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, कोई ऐसा गुड था ही नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्री थी ही नहीं जो मशीनें बनाए। तो क्या होगा, मॉडर्न इंडस्ट्री का हाल क्या होगा, बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए आपने पढ़ा कि मॉडर्न इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी और धीरे धीरे वो डेवलप की। वो आगे आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते रहोगे किस तरह से ये सब डेवलप की गई। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें।